तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये टॉपिक हमने आपको गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर रखा है और आप लोग चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं या अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या दूसरे शब्दों में हम इसको शॉर्ट में पीजीआर कहते हैं, इन्हीं को प्लांट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर बेसिकली द केमिकल कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट अमाउंट, बहुत सूक्ष्म मात्रा में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड दे हेल्प टू रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन केमिकल कंपाउंड्स का रोल क्या है कि दे हेल्प टू रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट में ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये रेगुलेट करते हैं। ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ये अकेले भी काम करते हैं और दो चार प्लांट हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिलजुल करके भी इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एनिमल हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, अलग जो पिट्यूटरी रिलीज होते हैं, और कुछ और हार्मोन्स ऐसे होते हैं पिट्यूटरी से रिलीज हार्मोन के द्वारा वो इंड्यूस करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन्स, तब जाके इफेक्ट शो करते हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स होते हैं, ये अकेले भी काम करते हैं और ग्रुप में मिलकर के इन्हें तीन चार अलग अलग हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स, ये आपस में मिलकर के इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये कई प्लांट हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे कंपाउंड्स, जैसे कुछ सुगर्स हैं, पर्टिकुलर सुगर या कुछ अमीनो एसिड, इनके साथ मिलजुल करके अपना इफेक्ट शो करते हैं। इफेक्ट कैसा होगा? इनका इफेक्ट प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो इनको हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के नाम से जानते हैं, या यही प्लांट हार्मोन्स भी हैं। इनका अगर हम क्लासेस देखें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्लास है आपके सिलेबस में, 4 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, जिसमें से कि सबसे पहला है ऑक्सिन। अच्छा, किसी भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन की स्टडी करते समय हमने 3-4 बातों का ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट। एक, कि उनका केमिकल नेचर क्या है। दूसरा, कि वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, प्लांट कहाँ से सिक्रीट करते हैं। और दूसरा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। और तीसरा जो फीचर है वो ये कि उसका इफेक्ट या उसका फंक्शन कहाँ पर होता है। ठीक है। तो ये हर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में ये 3 बातें जो है इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान दे करके याद रखना होता है। तो सबसे पहला जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ऑक्सिन, इसके बारे में अगर हम देखें तो इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लांट हार्मोन। सबसे पहले इसी प्लांट हार्मोन की डिस्कवरी हुई थी, और इसका जो केमिकल नेचर है इसको बोलते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IAA शॉर्ट फॉर्म में इसको जानते हैं। एंड इट इज केमिकली रिलेटेड टू द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 अमीनो एसिड्स में एक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड। तो ये जो ट्रिप्टोफैन एसिड है, इसी से स्ट्रक्चरली ऑक्सिन रिलेटेड होता है। और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए जिंक बड़ा आवश्यक है। आजकल जिंक बड़ी डिमांड में भी है। वायरस से बचने के लिए भी आप आजकल जो जिंक को भी टेबलेट की जरूरत हो रही है विटामिन सी के साथ। तो जिंक बहुत आवश्यक है ट्रिप्टोफैन के सिंथेसिस के लिए। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड जो है ये नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन हार्मोन है। इसके अलावा ढेर सारे सिंथेटिक ऑक्सिन्स भी जो है आजकल डिस्कवर्ड हो चुके हैं। सिंथेटिक ऑक्सिन्स में इंपॉर्टेंट ऑक्सिन है जैसे नैप्थलीन एसिटिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं। और ये जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं, इनका प्रयोग जो है हम लोग हर्बिसाइड्स के रूप में करते हैं। हर्बिसाइड्स या वीडिसाइड्स, खेतों में आपने देखा होगा कि कई तरह के खरपतवार उगाते हैं, तो उन खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम इन सिंथेटिक ऑक्सिन्स का यूज करते हैं। ये जो सिंथेटिक ऑक्सिन्स, ये चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं, यानी डाइकॉट वीड्स जो होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो जब हम सिंथेटिक ऑक्सिन्स जैसे कि 4D है या MPC है, ये सिंथेटिक ऑक्सिन जब हम खेतों में छिड़क देते हैं, तो ये प्लांट्स में अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। किसको? जो वो वीड्स हैं, ये जो खरपतवार हैं, उसको प्रमोट करते हैं और उसको जो है नष्ट करने का काम करते हैं।
तो आपने टीवी में भी कई ऐड देखे होंगे, खरपतवार नाशी के नाम से आते हैं। तो ये जो खरपतवार नाशी होते हैं, दे आर द सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। ठीक, जो सिंथेटिक ऑक्सीजन्स हैं, दे आर प्राइमरीली सिंथेसाइज्ड इन एपिकल बड। ये एपिकल बड में सिंथेसाइज होते हैं एंड दे आर पोलरली ट्रांसपोर्टेड टू द रूट मेनली थ्रू द फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल। और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो फ्रॉम एपिकल बड टू डाउनवर्ड्स रूट के थ्रू, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो सेल्स होती है, फ्लोएम में 4 तरह की सेल्स होती है ना, तो उसमें फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स होती है, मेनली उसी के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑक्सीजन्स, या ऑक्सीजन्स का प्लांट में रोल क्या है। तो जो प्लांट में जो ऑक्सीजन्स होते हैं, इट अफेक्ट्स द सेल वॉल प्लास्टिसिटी। जो प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो जो सेलुलोज की सेल वॉल होती है, उसकी प्लास्टिसिटी यानी उसका जो लचीलापन है, कोशिका का जो लचीलापन है, उसको प्रभावित करता है। ये वास्तव में ग्रोथ हार्मोन है। ये सेल वॉल की प्लांट के जो सेल्स होते हैं ना, उनके ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी सेल की साइज को बढ़ाने का काम करता है। और ये ऑक्सीजन क्या करता है कि ये प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन को जो है प्लांट के सेल वॉल में सिक्रीट करता है, एक्सट्रूड करता है, जिसकी वजह से वो सेल वॉल एसिडिक हो जाती है। एसिडिक होने की वजह से जो उसकी हार्डनेस है या उसकी जो इलास्टिसिटी है सेल वॉल की, वो बढ़ जाती है। जब इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी तो प्लांट क्या करेगा कि और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा। पानी एब्जॉर्ब करेगा तो और फूलेगा, और फूलेगा। सेल वॉल लचीली हो गई है, तो लचीली होने की वजह से सेल का साइज भी बड़ा। इस तरीके से ऑक्सीजन क्या करता है कि प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं उनकी साइज को बड़ा करने का काम करता है। जब सेल की साइज बड़ी हो जाएगी तो ओवरऑल जो प्लांट का साइज है वो भी बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन है, ये प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन सेल वॉल में सिक्रीट करता है। हाइड्रोजन आयन सेल वॉल में सिक्रीट होने की वजह से उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। इलास्टिसिटी बढ़ने से पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो सेल क्या करता है, क्योंकि इलास्टिसिटी उसकी बढ़ गई तो और फूल जाएगा या उसका साइज बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर और ज्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लांट्स के सेल के साइज को बड़ा करने का काम करता है। दूसरा जो फंक्शन है ऑक्सीजन का, इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। प्लांट्स में आपने देखा होगा कि एक प्रमुख जड़ होती है मूसला जड़, जिसको हम लोग बोलते हैं टैप, और उस टैप रूट से जो है सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट्स निकलती हैं। इसके अलावा तो ऐसे प्लांट जिसमें एडवेंटिशियस रूट्स पाए जाते हैं, यानी अगर एडवेंटिशियस पाए जाते हैं या जो लैटरल रूट्स निकलते हैं, उसके लैटरल रूट म्यूट कर लो, तुम्हारी आवाज इसमें यहाँ काफी आ रही है। तो ये क्या करते हैं ऑक्सीजन्स की लैटरल रूट और एडवेंटिशियस रूट यानी अपस्थानिक जड़ की वृद्धि को भी जो है ये प्रमोट करते हैं। फिर जो ऑक्सीजन का तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इनिशिएट्स द वैस्कुलर डिफरेंशिएशन। वैस्कुलर डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन इनटू जाइलम एंड फ्लोएम। तो क्या होता है कि जब एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करता होता है तो एपिकल मेरिस्टेम से ही जो है प्रोटोस्टील का निर्माण होता है। प्रोटोस्टील यानी कि वो प्रिमिटिव टिश्यू जो जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंशिएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोस्टील। तो वो जो जिससे कि जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण होता है जिस प्राइमरी टिश्यू से, उस प्राइमरी टिश्यू में वैस्कुलर डिफरेंशिएशन यानी जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंशिएशन को प्रमोट करने का काम ऑक्सीजन करता है। इसके अलावा ये फ्रूट सेट को भी प्रमोट करता है। फ्रूट सेट मतलब फल निर्माण की प्रक्रिया को भी ऑक्सीजन बढ़ा देता है। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट रोल है, इट प्रोमोट्स द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है कि ये जो एपिकल, आप देखिए किसकी सिंथेसिस कहाँ पर हो रही है, सिंथेसिस हो रही है एपिकल बड में। तो जाहिर सी बात है जब एपिकल बड में सिंथेसिस होगी तो वहां पे ग्रोथ भी ज्यादा तेजी से होगी। तो ये प्लांट में एपिकल डोमिनेंस यानी प्लांट की लंबाई को बढ़ाने में भी जो है ये सहायक होता है। ठीक है ना। तो यहाँ भी ये ऑक्सीजन काम कर रहा है। इसके अलावा हमने आपको पहले भी बताया जो सिंथेटिक ऑक्सीजन्स होते हैं ये सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स के रूप में काम करते हैं, खरपतवार नाशक की तरह भी काम करते हैं। फिर कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि
एंटी ऑक्सीजेंस का काम करते हैं। एंटी ऑक्सीजेंस मतलब ऑक्सीजेंस के जो सिंथेसिस होती है, जो ग्रोथ होती है, उसको रोक देते हैं, या उसका जो मूवमेंट होता है प्लांट के अंदर उसको रोक देते हैं। फॉर एग्जांपल टीबा, जिसको ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड कहते हैं, ये जो ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड है ये एंटी ऑक्सीजन का काम करता है और ये ऑक्सीजन के मूवमेंट को स्टॉप कर देता है। यानी कि जहां पर हमें एंटी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी एपिकल ग्रोथ को रिटार्ड करने की जरूरत है, उसको रोकने की जरूरत है, तो वहां हम कई बार एंटी ऑक्सीजेंस का प्रयोग भी करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, 5th नंबर आप देखें यहाँ पर, दो साइंटिस्ट थे कोलोडनी एंड वेंट। इन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजन के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया और इन्होंने जो एविना प्लांट यानी ओट प्लांट जो होता था उसमें एविना कर्वेचर टेस्ट के नाम से एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि जो ऑक्सीजन है ये फोटोट्रोपिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यानी प्लांट में जो फोटोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स आता है शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स में, वो फोटोट्रोपिज्म के लिए भी ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जिस तरफ से प्रकाश आता है, मान लीजिए किसी एक पौधे को आप अंधेरे में रख दे, डिब्बे में बंद करके, और डिब्बे में एक जगह छेद कर दें, तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे, उस डिब्बे को हटा के देखेंगे तो जिस तरफ छेद से प्रकाश आ रहा था पौधा उसी तरफ मुड़ जाता है। तो मुड़ जाता है तो ये देखा गया कि जो क्षेत्र लाइट में है उस तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम रहता है, जो एरिया प्लांट का शेड में रहता है, छाए में रहता है, उस तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है। नतीजा क्या होता है कि जिस तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा उस तरफ ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। तो ग्रोथ ज्यादा होगी तो वहां पर क्या होगा, बेंड कर्वेचर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये मेरा हाथ एक प्लांट है, इस तरफ से लाइट आ रही है, उस तरफ से अंधेरा है, तो प्लांट किस तरफ मुड़ेगा, प्लांट जिधर लाइट आ रही है उस तरफ मुड़ जाएगा, इस तरह मुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कहाँ होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहाँ लाइट आ रही है और इस तरफ शेड है, तो इस शेड की साइड पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो सेल का साइज बड़ा हो जाएगा। जब इधर सेल का साइज बड़ा और इस साइड सेल का साइज छोटा तो प्लांट ऐसे बेंड हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब बेंड होगा तो यहाँ की सेल्स बड़ी हो जाएंगी, यहाँ की सेल्स नॉर्मल साइज की रहेंगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था कि ऑक्सीजन इज रिलेटेड विद द फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स, सबसे पहले कोलोडनी एंड वेंट ने जो है ये अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया था। इसके अलावा प्लांट्स में जो ग्रेविट्रोपिज्म होता है, यानी ग्रेविटी के रेस्पॉन्स जो प्लांट्स रिसीव करते हैं, जैसे कि प्लांट के जो रूट होता है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी ग्रो करेगा, यानी जिधर से ग्रेविटी आ रही है उस तरफ ग्रो करेंगे, और जो शूट होता है यानी स्टेम अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी ऊपर की ओर ग्रो करेगा, मिट्टी से ऊपर की ओर ग्रो करेगा, और रूट्स ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं। तो इस रेस्पॉन्स को हम लोग ग्रेविट्रोपिज्म करेंगे। हम जब प्लांट मूवमेंट पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो उस ग्रेविट्रोपिज्म का जिक्र करेंगे, वहां भी ये ऑक्सीजन की चर्चा होगी कि ये जो ग्रेविट्रोपिज्म रेस्पॉन्स है ये ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। तो यहाँ भी प्लांट्स में ऑक्सीजन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीजन के प्लांट में जो कि इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है दैट इज द जिबरलिन्स। तो जिबरलिन्स इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। सबसे ज्यादा जो केमिकली रिलेटेड जिबरलिन्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, यानी जिबरलिन्स के ढेर सारे केमिकल टाइप्स हैं। सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है जिबरलिन्स। दे आर केमिकली डाई टर्पिनॉइड्स। टर्पीन्स जो होते हैं ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, तो ये डाई टर्पीन की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, और इनकी जो सिंथेसिस होती है प्लांट्स में आइसोप्रेनाइड पाथवे के द्वारा जो है जिबरलिन्स की सिंथेसाइज होती है। जो नाम जिबरलिन है प्लांट हार्मोन का या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, ये जो जिबरलिन नाम है ये एक फंगस है जिसको बोलते हैं जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई। ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई फंगस है, इसी से सबसे पहले मतलब इसी फंगस के नाम पर इसका नाम जिबरलिन रखा गया है। और ये जो फंगस है जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई, ये चावल में, राइस में बकानी डिजीज करता है। बकानी डिजीज या इसी को हम लोग बोलते हैं फुलिश सीडलिंग डिजीज। जब चावल में बकानी डिजीज होती है या उसमें जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई का इन्फेक्शन होता है, तो वो प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सेप्शनली लंबे हो जाते हैं। चावल के प्लांट्स, धान, तो जब बहुत ज्यादा लंबे हो जाएंगे धान के प्लांट तो क्या होगा, धान झुक के गिर जाएगा, और जब झुक के गिर जाएगा तो फसल खराब हो जाएगी। तो
तो ये देखा गया, सबसे पहले जापानीज साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी कि जो प्लांट्स में राइस के प्लांट में बकानी डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज होती है, बकानी जो है ये जापानीज नाम है, जो फुलिश सीडलिंग डिजीज होती है ये जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई फंगस की वजह से होता है। और बाद में देखा गया कि जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई करता क्या है, तो ये जो जिब्रेला फ्यूजिकोरियाई फंगस है ये अपने होस्ट के अंदर यानी राइस के अंदर जिब्रेलिन सिंथेसाइज करता है, और जिब्रेलिन सिंथेसाइज करने की वजह से प्लांट्स एक्सेप्शनली लंबे हो जाते हैं, चौड़ाई कम होती है, लंबाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है। नतीजा वो धान का पौधा जो होता है लेट जाता है, गिर जाएगा नीचे जमीन पे और फसल खराब हो जाती है। तो ये जो जिब्रेलिन नाम है ये वहां से आया। These gibberellins are synthesized in the shoot यानी स्टेम में सिंथेसाइज होते हैं एंड दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट प्लांट पार्ट्स बाय ए फ्लोएम, और इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जिब्रेलिन्स का ये भी फ्लोएम के द्वारा होता है। ये कुछ जिब्रेलिन्स के बारे में कुछ खास बातें थी। फिर आते हैं जिब्रेलिन्स का फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या है प्लांट में, ये कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया डिस्कशन में कि बकानी डिजीज करते हैं, ये करते क्या है, दे प्रमोट द स्टेम एलोंगेशन, ये स्टेम को, प्लांट के स्टेम को बहुत लंबा कर देते हैं। करते क्या है कि ये जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, या जो रोजेट प्लांट्स होते हैं, रोजेट प्लांट्स जो होते हैं यानी कि जिसमें इंटरनोड बड़ा शॉर्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पत्ता गोभी, पत्ता गोभी एक तरह से रोजेट प्लांट है, आपने देखा होगा ना, उसमें जो इंटरनोड है स्टेम, बाकी सब में क्या होता है स्टेम लंबा होगा तो पत्तियां दूर दूर बिखरी रहती हैं, है ना, हेलिकली या जो है अपोजिट डेक्यूसेट मैनर में या अल्टरनेट वे में लीफ अरेंज होती हैं, और लीफ के बीच में इंटरनोड होगा। अब जब सारे इंटरनोड को आप चिपका दीजिए ऐसे, तो सारे इंटरनोड एक जगह आ गए, नतीजा पत्तियां जो है एक साथ चिपकी चिपकी हो जाती हैं। तो एक तरह से ये कैसा हो गया प्लांट, रोजेट प्लांट हो गया। तो जैसे पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी में अगर आप जिब्रेलिन छिड़क देंगे तो जो उसका जो बंद है ना, बंद गोभी का जो बंद स्ट्रक्चर वो खुल जाएगा और सारी पत्तियां लंबी होकर खड़ी हो जाएंगी, अलग अलग दूर दूर हो जाएंगी। तो जिब्रेलिन का जो मेन काम क्या है, वो क्या करता है कि जो इंटरनोड्स होते हैं ना प्लांट्स के, दो लीफ के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है, नोड के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनोड, उसको एक्सेप्शनली लंबा कर देता है। नतीजा क्या होता है, पौधे की लंबाई में तेजी से वृद्धि हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है क्या है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस द सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी, सेल वॉल की जो तन्यता होती है, जो फैलने की कैपेसिटी होती है, उसको भी जिब्रेलिन बढ़ा देता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल इन इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम होता है उस इंटर कैलोरी यानी कैम्बियम, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम में सेल साइकिल को ये रेगुलेट करते हैं, यानी सेल डिवीजन को ये रेगुलेट करते, कब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम डिवाइड करेगी कब नहीं करेगी, इसका रेगुलेशन जो है ये जिब्रेलिन करता है। मैंने आपको बताया था इंटरफेसिकुलर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, तो कैम्बियम कब डिवाइड करेगा ये रेगुलेट करने का काम जिब्रेलिन का होता है। फिर ये देखा गया कि जिब्रेलिन जो है फीमेलनेस इन फ्लावर्स में प्रमोट करता है, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, मान लीजिए कि किसी प्लांट में दो तरह के फ्लावर लगते हैं, मेल फ्लावर भी लगता है, फीमेल फ्लावर भी लगता है। फॉर एग्जांपल मेज, मक्का, मक्का में आप देखेंगे कि टॉप पर टसल लगता है यानी मेल फ्लावर्स लगते हैं, और उसमें लीफ के एक्सिल्स में फीमेल फ्लावर्स लगते हैं। तो जब आप किसी में कि कोई ऐसा प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों तरीके के फ्लावर्स लगते हैं, उसमें आप अगर जिब्रेलिन छिड़क दें या उसका यूज करेंगे तो फीमेल फ्लावर्स की संख्या मेल फ्लावर्स की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि ये फीमेल फ्लावरिंग को ये प्रमोट करता है इन कंपैरिजन टू द मेल। और हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फ्रूट बनेगा वो फीमेल फ्लावर में ही बनेगा, मेल फ्लावर में तो बनेगा नहीं, क्योंकि मेल फ्लावर में तो केवल एंथर है, और फ्रूट या सीड किससे बनेगा, जहां फीमेल फ्लावर है, जहां पर ओव्यूल है, वही ओव्यूल में एग होगा, वही एग में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड और फ्रूट बनेगा किससे, ओवरी के वॉल से फ्रूट बनता है। तो फीमेल फ्लावर अगर ज्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली फ्रूट ज्यादा बनेगा, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन it is also used as a substitute for cold and long day in biennials। biennials मतलब वो पौधे जो अपना जीवन चक्र 2 साल में पूरा करते हैं, उनको बाइनियल प्लांट बोलते हैं। वे पौधे जो अपना जीवन चक्र 1 साल में पूरा करते हैं उनको एनुअल कहते हैं, और जो पौधे अपना जीवन चक्र 2 से ज्यादा वर्षों में पूरा करते हैं उन्हें पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। तो ये जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं, इन बाइनियल प्लांट्स में कोल्ड या लॉन्ग डे
जो ट्रीटमेंट होता है उसका सब्स्टिट्यूट भी है, यानी लॉन्ग डे ट्रीटमेंट की जगह या कोल्ड ट्रीटमेंट यानी वर्नलाइजेशन ट्रीटमेंट के बजाय अगर आप उसमें उन बाइनियल प्लांट्स में जिबरेलिन का प्रयोग करेंगे तो फिर आप उनको उनमें कोल्ड ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, या लॉन्ग डे जो फोटो पीरियड है उससे एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, वो काम जिबरेलिन ही कर देगा। दे आर ऑल्सो सब्स्टिट्यूट फॉर लाइट इन फोटोब्लास्टिक सीड्स। ने आपको पहले भी बताया था डोरमेंसी के टाइम पर भी कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें जर्मिनेशन के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। ऐसे सीड्स को हम लोग फोटोब्लास्टिक सीड बोलते हैं, जिसमें कि जर्मिनेशन के लिए यानी अंकुरण के लिए लाइट का होना आवश्यक है। तो ये जो जिब्रेलिन्स होते हैं लाइट को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे बीज जिसमें प्रकाश की आवश्यकता है आप उसको प्रकाश में मत ले आइए, उसमें जिब्रेलिन छिड़क दीजिए, तो वो जो रोल लाइट प्ले करता है वो काम अकेले जिब्रेलिन कर देगा और वो जो डोरमेंसी होती है डोरमेंसी को तोड़ देगा। यानी कि डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी ब्रेक करने में भी जिब्रेलिन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 6 पॉइंट है, हमने आप लोगों को जब एंडोस्पर्म पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि जो सीरियल्स होते हैं जैसे गेहूं है, मक्का है, उसमें आउटर मोस्ट लेयर जो एंडोस्पर्म की होती है उसमें एल्यूरोन लेयर्स होती है, और उस एल्यूरोन लेयर्स का काम क्या होता है कि वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सिक्रीट करता है, और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स फॉर एग्जांपल एमाइलेज एंजाइम, ये क्या करता है कि एंडोस्पर्म में जो रिजर्व फूड मटेरियल है उसको डाइजेस्ट करने का काम होता है। तो वो जो एल्यूरोन लेयर है सीड के अंदर एंडोस्पर्म्स के आउटर मोस्ट लेयर में, उस एल्यूरोन लेयर में जो स्टार्च हाइड्रोलिसिस का फंक्शन होता है यानी एमाइलेज एंजाइम का जो सिंथेसिस होती है, वो सिंथेसिस जो होता है वास्तव में जिब्रेलिन की वजह से ही होता है। उन्हीं एल्यूरोन लेयर्स में जिब्रेलिन हार्मोन का सिंथेसिस होता है, और ये जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है कि एमाइलेज हार्मोन को, एमाइलेज एंजाइम के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, जिससे कि एंडोस्पर्म्स की सेल जो है वो स्टार्च को यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। तो वो जो एमाइलेज एंजाइम है उसकी सिंथेसिस जो होती है ये इसी जिब्रेलिन हार्मोन के प्रभाव की वजह से होती है, ठीक है। और वो जिब्रेलिन हार्मोन वही एल्यूरोन की जो सेल्स हैं और एल्यूरोन लेयर की जो सेल्स हैं वो सिंथेसाइज करती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द फ्रूट शेप, जो फ्रूट का शेप है उसको इम्प्रूव करने का काम भी जिब्रेलिन करता है, पर्टिकुलरली इन ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स या जो ग्रेप्स के फ्रूट्स होते हैं उसका जो साइज होता है या उसका जो पर्टिकुलर शेप होता है, अच्छे शेप में आने के लिए भी इस जिब्रेलिन हार्मोन का प्रमोट किया जाता है। तो शेप में आने से जो फ्रूट्स होते हैं पिचके या टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, उनका जो नॉर्मल रेगुलर शेप होता है वही शेप एक्वायर करते हैं। तो ये जिब्रेलिन का रोल है प्लांट डेवलपमेंट में। थर्ड इंपॉर्टेंट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन बहुत से नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन्स होते हैं, एंड दिस साइटोकाइनिन इज केमिकली रिलेटेड टू द एडेनिन। एडेनिन क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है एडेनिन क्या है? नाम सुना है किसी ने? नाइट्रोजन बेस। वेरी गुड, नाइट्रोजनस बेस। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, डीएनए में जो 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं उसमें जो एडेनिन होता है उसी एडेनिन की तरह साइटोकाइनिन का स्ट्रक्चर होता है। सो केमिकली इट इज रिलेटेड टू द एडेनिन एंड दे आर सिंथेसाइज्ड इनटू द रूट्स। इनकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है? रूट में होती है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में होती है, और प्लांट्स में जो है एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। तो क्राउन गॉल डिजीज में होता क्या है कि एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। जब ये बैक्टीरिया प्लांट्स में इनके रूट में या उनके स्टेम में इन्फेक्ट करता है तो प्लांट में बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाती हैं, उनको बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज। तो वो जो गांठें होती हैं, जो क्राउन गॉल टिश्यू होते हैं, उनके अंदर भी ये साइटोकाइनिन खूब सिक्रीट होता है। जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है वो है जिएटिन एंड प्यूरिन, ये नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है। इसके अलावा और भी कई तरीके के सिंथेसाइज्ड साइटोकाइनिन भी पाए जाते हैं। जो नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन है ये कोकोनट में मिलता है, मेज में मिलता है, जो मक्का होता है ना, मक्के में भी नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन पाया जाता है। सो दे आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली इनटू द शूट फ्रॉम द रूट। इनका सिंथेसिस रूट में होता है, रूट से ये शूट में जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। पानी और अदर मिनरल्स जो होते हैं वो भी जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसी के साथ ही
ये साइटोकाइनिन भी नीचे से ऊपर की तरफ ये इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन, इसका रोल क्या है प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। इट इज कॉमनली यूज्ड इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। हम पहले बाकी छोड़ दें तो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, इनका जो रोल होता है ये मेन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में होता है। और टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्सिन होता है ये साइटोकाइनिन के साथ मिलकर के सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल एक्सपेंशन को प्रमोट करता है, सेल के फैलाव को प्रमोट करता है और एपिकल बड फॉर्मेशन को ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है ऑक्सिन के साथ मिलकर के होता है। ठीक है, जब साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ऑक्सिन से ज्यादा होता है तो रूट फॉर्मेशन होता है, जब ऑक्सिन का कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन से ज्यादा है तो शूट बनेगा, जब दोनों का कंसंट्रेशन बन जाता है, बराबर रहता है, तो उस केस में कैलस फॉर्मेशन होता है। ये हम जब प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आप अभी इतना समझ लीजिए कि प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में ये जो टिश्यू होते हैं उनके सेल डिवीजन, उसके सेल एक्सपेंशन और एपिकल बड फॉर्मेशन को प्रमोट करने में ऑक्सिन के साथ साइटोकाइनिन का भी प्रयोग किया जाता है। बेसिकली इट इज अ सब्टल रेशियो होता है कि कब हमें ऑक्सिन ज़्यादा यूज करना है, कब हमें साइटोकाइनिन ज़्यादा यूज करना है। इनका रेशियो इंपॉर्टेंट होता है टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में। फिर सेकेंड क्या है, इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन एंड सेल एक्सपेंशन। इसका साइटोकाइनेसिस आप लोग जानते हैं ना, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, तो वैसे ही लिंक कर लीजिए। साइटोकाइनेसिस यानी सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम साइटोकाइनिन करता है। ठीक है ना, और सेल एक्सपेंशन, सेल के फैलाव, एक्सटेंड होती है ना सेल, कितनी बड़ी हो सकती है, तो सेल एक्सपेंशन और सेल डिवीजन का जो रोल होता है ये साइटोकाइनिन के द्वारा प्ले किया जाता है। ये बेसिकली करता क्या है कि जो सेल डिवीजन होते हैं, सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस, इसमें जो एम डिवीजन, इसको सेल डिवीजन कहते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों जो फेज होती हैं ये सेल साइकिल के एम फेज की स्टेजेस होती हैं। ठीक है ना, यानी माइटोटिक फेजेस। एम फेज से पहले 3 फेजेस और होती हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज में प्लांट डिसाइड करता है कि हमें सेल डिवीजन करना है कि नहीं करना है। फिर S फेज जब सेल पहुंच जाती है तब अपने डीएनए को रेप्लिकेट कर लेती है, और G2 फेज में सेल रेस्ट करती है और नेसेसरी एंजाइम्स का निर्माण करती है। अब इसके बाद अगर सेल को लगेगा कि कंडीशन सेल डिवीजन के लिए ठीक है, तब तो ये एम फेज में इंटर करेगी, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में इंटर करेगी। अगर इसे लगता है कि नहीं अभी कंडीशन ठीक नहीं है तो ये अपने आप को ही रोक लेगी। तो G2 से एम फेज में जाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन कंपाउंड्स होते हैं जिनको बोलते हैं CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो इन CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये जो साइटोकाइनिन्स होते हैं ये एक्ट करते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और सेल साइकिल को G2 फेज से M फेज में ले जाते हैं, यानी स्टेशनरी फेज से डिवीजन फेज में ये सेल साइकिल को ले आते हैं। जब ये M फेज में आ जाएगा तो फिर ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज ये रुका रहेगा जब तक कि इसको साइटोकाइनिन नहीं मिलेगा। तो जो साइटोकाइनिन है इसका मेन रोल है सेल डिवीजन प्रमोट करना। इसके अलावा साइटोकाइनिन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, यानी रूट के द्वारा जो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें, और क्लोरोप्लास्ट मैच्योरेशन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल है। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वास्तव में क्या है, जितने भी ये क्लोरोप्लास्ट है दे आर द प्लास्टिड्स। 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट सबसे कॉमन, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट जो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं अदर देन द ग्रीन के अलावा जो भी अन्य दूसरे कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और थर्ड प्लास्टिड्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ये व्हाइट कलर के प्लास्टिड्स होते हैं। तो इन तीनों तरह के जो प्लास्टिड्स का निर्माण होता है वो प्रोप्लास्टिड से होता है। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सेल होती है तो सेल के अंदर जो प्लास्टिड बनाने का काम होता है, जैसे डेवलपमेंट होगा, बीज से नया प्लांट डेवलप होता है, तो उसमें जब प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, इन तीनों प्लास्टिड्स का निर्माण प्रोप्लास्टिड से होता है।
तो प्रोप्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट बनने की प्रक्रिया का जो रेगुलेशन होता है वो ये साइटोकाइनिन करता है, यानी क्लोरोप्लास्ट को मैच्योर बनाने का काम जो होता है ये साइटोकाइनिन करता है। इसके अलावा इट हेल्प्स टू डिले द लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस मतलब पतझड़, सेनेसेंस का मतलब होता है वृद्धावस्था। जब पत्तियां बूढ़ी हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो टूट के अलग हो जाती हैं लीफ, पेड़ से अलग होके, आपने देखा होगा। पतझड़ के केस में प्लांट्स की सारी पत्तियां टूट के अलग हो जाती हैं, उसमें एक साथ लीफ का सेनेसेंस हो जाता है, यानी उनकी वृद्धावस्था एक साथ आ जाती है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ पेड़ों में पतझड़ होता है और सारे पेड़ एकदम केवल ठूंठ रहते हैं, पत्तियां खत्म हो जाती हैं, फिर स्प्रिंग सीजन में उनमें नई पत्तियां आ जाती हैं, तो ऐसे बोलते हैं पतझड़ वाले वन। तो जो पतझड़ होता है, पतझड़ को रोकने का काम ये साइटोकाइनिन करता है, ठीक है, या डीले करता है, यानी पतझड़ होने को ये डीले करेगा। अगर पतझड़ होने वाला होगा, आपको लग जाएगा, उसमें आप साइटोकाइनिन डालिए तो पतझड़ होना डीले हो जाएगा, होगा लेकिन देर से होगा। इसके अलावा इट मॉडिफाइज द एपिकल डोमिनेंस एंड प्रमोट्स द लैटरल बड ग्रोथ। हमने आपको बताया था ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल ग्रोथ को प्रमोट करता है, और साइटोकाइनिन क्या है, ये लैटरल ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी साइड में जो लैटरल बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स जो होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स को प्रमोट करेगा, उसमें ब्रांचिंग हो जाएगी। एपिकल डोमिनेंस यानी ऑक्सिन का काम क्या होगा, ये जो टिप वाली, जो सबसे ऊपर वाली जो बड है, केवल उसी को प्रमोट करेगा, पौधा लंबाई में बढ़ेगा। जब लैटरल बर्ड्स प्रमोट होती हैं तो पौधा चौड़ाई में ग्रोथ करेगा, यानी उसमें ब्रांचेस ढेर सारी निकल आएंगी। तो ऑक्सिन का इसमें साइटोकाइनिन का काम क्या है, ये जो लैटरल बर्ड्स होती हैं, जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, उसको उसमें वृद्धि लाने का काम करता है, अपोजिट टू द ऑक्सिन। इसीलिए इसका प्रयोग जो है ऑक्सिन के साथ टिश्यू कल्चर के रूप में किया जाता है। फिर जो फोर्थ हार्मोन है ये है एब्सिसिक एसिड। ये सबसे लेट खोजा गया 1960s में, एंड इट इज केमिकली रिलेटेड टू द कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स आर द लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटिनॉइड्स भी जो है लाइट एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और ये अपनी एनर्जी जो है क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देते हैं। सो एब्सिसिक एसिड दे आर केमिकली रिलेटेड टू द कैरोटिनॉइड्स, दे आर ट्रांसपोर्टेड बोथ थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों के द्वारा इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनका फंक्शन अगर हम देखें तो दे रेगुलेट द सीड डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो मैच्योरेशन। एब्सिसिक एसिड का सबसे महत्वपूर्ण काम है एम्ब्रियो के मैच्योरेशन को ये रेगुलेट करता है। ये देखता है कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद वो प्रॉपर तरीके से हो, ऐसा ना हो कि एम्ब्रियो बहुत तेजी से प्रिकॉशियसली मैच्योर हो जाए, यानी कि एम्ब्रियो के ग्रोथ को ये नॉर्मल धीरे धीरे हर एक स्टेप पर चेक करते हुए देखेगा कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है प्रॉपर तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये एब्सिसिक एसिड हट जाए तो एम्ब्रियो बहुत तेजी से मैच्योर होता है और बड़ा एबनॉर्मल टाइप का एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। तो ये क्या करता है, एम्ब्रियो को डॉर्मेंट कंडीशन में रखता है। डॉर्मेंट कंडीशन में रखने से क्या होता है कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है स्लोली होता रहता है, अचानक से एम्ब्रियो ग्रो नहीं करता है, क्योंकि जब चीज अचानक से होती है तो उसमें गड़बड़ी होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से एम्ब्रियो के मैच्योरेशन को ये प्रमोट करता है। इट हेल्प्स इन ड्रॉट टॉलरेंस इनटू द प्लांट। जब पौधों में सूखा पड़ता है या पानी की कमी होती है तो पौधों में पानी की कमी को बर्दाश्त करने की जो शक्ति होती है वो एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है। ये क्या करता है, जो ड्रॉट टॉलरेंस होता है, सूखा सहने की जो क्षमता होती है उसको ये बढ़ा देता है, यानी कि बिना पानी के भी पौधे ज्यादा समय तक जीवित रहने की कोशिश कर सकते हैं अगर एब्सिसिक एसिड है। ये करता क्या है, कैसे ये जो है ड्रॉट टॉलरेंस प्रमोट करता है कि जब पौधा देखता है कि इसको पानी की कमी हो रही है तो ये एब्सिसिक एसिड सिक्रीट करने लगता है, और ये एब्सिसिक एसिड क्या करते हैं, वाटर स्ट्रेस की वजह से जो स्टोमेटा है उसको बंद कर देते हैं। जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा पौधे का तो वाटर लॉस, पानी कहाँ से निकलेगा पौधे से, स्टोमेटा से ही निकलता है। एब्सिसिक एसिड की वजह से स्टोमेटा बंद हो गए तो वाटर लॉस कम होगा। और ये कब सिक्रीट होता है एब्सिसिक एसिड, जब रूट्स देखती हैं कि अब हमें और पानी मिलना बंद हो गया है तो ये सिक्रीट करेंगे एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जाके पौधे के जितने भी स्टोमेटा बंद कर देगा, अब वाटर लॉस खत्म हो जाएगा। इस तरीके से जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन पानी में आती है उसको बर्दाश्त करने के लिए ये पौधे की हेल्प करता है। इट ऑल्सो प्रमोट्स द लीफ सेनेसेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द इथाइलिन।
इथाइलिन जो गैस होती है वो भी एक हार्मोन की तरह काम करती है प्लांट्स में, और ये इथाइलिन लीफ सेनेसेंस को प्रमोट करता है। इथाइलिन की तरह एब्सिसिक एसिड भी कुछ प्लांट्स में ये जो है लीफ सेनेसेंस, यानी पौधे जब सूख जाती है, मुरझाने लगती है ना, तो उसी को बोलते हैं लीफ सेनेसेंस। लीफ सेनेसेंस को ये प्रमोट करता है। इसके अलावा ये प्लांट्स में एब्सिसिन लेयर एक बनती है, यानी कि आपने देखा होगा कि जब फल पक जाता है तो अपने आप पेड़ से टूट के गिर जाता है, चाहे वो सेब हो, आम हो, बेल हो, कटहल हो।